अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आदाब नाजरीन, मैं अहमद मुश्तबा क़ादरी डेली टाइम न्यूज़ फेसबुक लाइव में आपका खैर मक़दम करता हूँ। नाजरीन, हम लोग इस वक्त क़मर भाई के साथ है और क़मर भाई का हिसाब ऐसा है कि जो है सो TRS पार्टी से वाबस्ता है, बेबाक और बेलोस का पार्टी के वास्ते बेलोस काम करना मगर बेबाकी के साथ रहना, यानी गलत को गलत बोलने की आदत, सही को सही बोलने की आदत। और इसमें कभी भी ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि इससे पहले एक बड़ा वाक़या हुआ था मसाजिद का, जो सेक्रेटरीट के मसाजिद का हुआ, तो वो वक्त भी जो है सो आप पार्टी के अगेंस्ट में बात करें, पार्टी उसको जो है सो बड़ा सीरियस नोट ली और मुख्तसर ये कि जो है सो पार्टी ये सोच थी कि ऐसे आदमी भी जो है सो रहना चाहिए जो बेबाक अंदाज में बात करते। बल्कि आइए बात करते हैं क़मर भाई से। क़मर भाई, DT न्यूज़ पे आपका, डेली टाइम न्यूज़ पे आपका खैर मक़दम है। शुक्रिया हमारे DT न्यूज़ के ऊपर हमारे अहमद तारी साहब। आज पहली मरतबा आपसे मेरा यानी कि तारुफ हुआ और आप यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति का मैं फाउंड मेंबर हूँ। आप जानते थे लेकिन ते वक्त से पहली मरतबा आज हमारा और आपका नहीं, मेरे को आपका जो है सो आपके बारे में जब भी आपसे कोई नंबर या कुछ ऐसा लेंगे बोले तो लोग जो है सो नहीं वो करते थे। जी। और मैं जो है सो वो आदमियों को ज़्यादा पसंद करता हूँ जो सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के जुलेबी की वैसी बात नहीं करते, सीधी सीधी बात। मेरा नाम भी मोहम्मद अब्दुल हक है जी और उर्फियत क़मर है। मोहम्मद अब्दुल हक बोलने का मतलब ये हुआ कि मैं हक की बात करने वाला हूँ, चाहे मेरे बाप भी है तो मैं गलत को गलत बोलने वाला हूँ, सच को सच बोलने वाला हूँ। अच्छा, कभी आप ये नहीं सोचते कि पार्टी आपके ऊपर तादीबी कार्रवाई करेंगी? बल्कि अगर वो, मैं यही सोचता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ यानी कि रब्बुल आलमीन है, जो उस रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। और ये जो भी है आज हमारी ज़िंदगी के 20 साल हमने गुजारा, लेकिन हम ये आज भी आस रखेंगे नहीं है कि भाई ये लोग हमारे लिए कुछ यानी कि देंगे और उससे हमारी ज़िंदगी चलेगी। आज जो भी लोग आज सरफराज हुए हैं वहाँ से, वो कैसे लोग हैं जिसको आँख को दिखता नहीं है, मुंह को बोलने की सलाहियत नहीं रखते, कान को सुनाई नहीं देता, ऐसे लोग आज मौके पे अच्छे मुकाम पे है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो दिखता है वो बोलते हैं, जो सुनाई देता है उसका जवाब देते हैं, तो वैसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत कम है, ये मैं महसूस करता हूँ। जी। अच्छा, कभी आपको अफसोस नहीं होता कि आपकी आदत की वजह से आपको कुछ ओहदे नहीं मिले? बल्कि मुझे कभी आज तक अब ये बात का अफसोस नहीं हुआ। मुझे ये बात का मेरी खुशी होती है कि सच बात मैं लोगों के आवाम के बीच में मैं लाके अपने ख्यालात जो है आवाम के सामने रूबरू में रख देता हूँ, जो सच्चाई है। और सच्चाई लोगों के सामने आना ज़रूरी है। जिस तरीके से आज हमारे पार्टी के चंद लोग हैं जो मेरे वज़ीर आला, मेरे वज़ीर आला, मेरे वज़ीर आला, कोई मेरे महात्मा, मेरे गांधी ऐसे बोलने वाले बहुत हैं। लेकिन इससे मेरे को एक सफोकेशन सा होता है। मैं बोलता हूँ कि जो आदमी है, हम ईमान की हरारत से हम अपने आप को बहैसियत मुसलमान हम आज तक किसी के सामने झुके हैं ना झुकेंगे। हमारा मकसद ये है कि जो सच है वो सच सबके सामने, आवाम के सामने लाना, और जो गलत है चाहे वो कोई हो। अगर KCR साहब अगर गलती करके हमारे मसाजिद तोड़ते हैं तो हम बराबर उसके बार बोलेंगे। अगर KCR साहब कोई अच्छा काम करते हैं तो उसकी भी हम अपने बराबर ये करेंगे, तारीफ़ करेंगे और उनकी मिजाजसराई करेंगे। अगर गलत है तो गलत बोलेंगे। अगर कोई चीज़ में अगर मिसाल के तौर पर KCR साहब आज, अब मुझे बोलने पे मजबूर हूँ कि भाई आज हमारे पास 2000 करोड़ का जो माइनॉरिटीज़ को दिए, बोलते हैं हमारे पूरे जितने भी माइनॉरिटीज़ के चंद फ़कीरां, जो लफ्ज़ ख़राब बोला, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन चंद ऐसे लोग जो कि मफाद परस, जो कि मिसाल के तौर पर बात करें कि जो चढ़ाते जाते KCR साहब को, जबकि 2000 करोड़ का सैंक्शन होता है, 200 करोड़ बाहर निकलते नहीं है आवाम के लिए, और मगर 2000 करोड़ के ऊपर तारीफ़ें करे जाते हैं, लेकिन आवाम को रिलीज़ नहीं होता। और ना तो आवाम उसके जो पार्टी के लोग हैं वो नुमाइंदगी करके पूछते भी नहीं कि हमारा फंड कहाँ हुआ। चलिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हमारी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश है, जगन मोहन रेड्डी साहब वहाँ के वज़ीर आला है, हमारे वज़ीर आला, और वो वज़ीर आला में जो है सो हालांकि बहुत से फलाही स्कीमात करें, शादी मुबारक है, ये बार बार गिनाते रहते। पिछले 7 साल से जो है सो जितने भी हमारे लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान, जो माइनॉरिटी सेल के जितने भी हजरात हैं, वो हजरात ये गिनाते रहते हैं, शादी मुबारक, वीडो पेंशन, फलां, ये ठीक है, डजंट मैटर। और दूसरी रियासतों में जो है सो ऐसा नहीं होता, ये भी बात ठीक है। मगर कोरोना में जो लोग फौत हुए, वो लोगों के साथ जो इम्तियाज़ हो रहा, और कोरोना के जो टेस्ट है उसकी पूरी डिटेल्स क्यों नहीं दे रही, और सारे हिंदुस्तान को ये बता रहे हैं कि जो है सो हमारे पास कोरोना काबू में आते जा रहा, 3000 केसेस है, 3000 से थोड़ा बढ़ के, बल्कि टेस्ट कितने हो रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। एक दूसरी बात, पड़ोसी रियासत में जो फौत हो गया कोरोना से,
उसके भी बच्चों को जो है सो 10 लाख रुपए का जो है सो फिक्स डिपॉजिट करके उन लोगों के मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। जो लोग सारे आंध्र प्रदेश में जितने भी केसेस हो रहे हैं उनको जो है सो आरोग्यश्री के तहत कर दे के लोगों को ये सहूलत पहुंचा दी गई कि भाई आप फिक्र मत करो, आपको कोरोना है। जबकि यहाँ पे पर डे 1 लाख भी था, 35,000 भी था, 50,000 भी था। अब देखिए लोगों को शऊर बेदार हुआ कि लोग जो है सो प्रिकॉशन जैसा जो रहा, तबीयत ख़राब होते जो है सो हैबत वहशत में आके, अब देखिए एक बात तो है, मैं डॉक्टर साहब से बात किया था कि ज़रा तबीयत ख़राब होने के बाद जो है सो सांस फूलने लग जाती, हम तेज़ भागे या तेज़ चले तो लोगों को ये एहसास होने लग गया कि कोरोना है बल्कि, तो फ़ौरन जो है सो दवाखाने को भागते। डॉक्टरों को मालूम रहता है कि क्या स्टेज है क्या है, फ़ौरन 1 लाख रुपए पर डे। अगर उन्हें बीमार नहीं हो रहा तो उसको बीमार हैबत वहशत में जो है सो ऐसा माहौल क्रिएट कर देते। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जिस तरीके से कोरोना के पेशेंटों को जो सहूलत पहुंचाई, क्या हमारी गवर्नमेंट जो है सो कर नहीं सकती थी? आपके माइनॉरिटी सेल के लोग जो है सो ये बात को नहीं ला सकते थे? इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बेबाकी के साथ बता सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये बोलूँगा कि आपने जो बताया कि भाई माइनॉरिटीज़ को यानी कि पेंशन दे रहे, शायद माइनॉरिटीज़ को शादी मुबारक का एक स्कीम लाए केसीआर साहब, तो ये केसीआर साहब माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं लाए, नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए भी है, तमाम के लिए। शादी मुबारक खाली मुसलमानों के लिए नहीं है, तमाम कम्युनिटी के लिए। माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियन इसके अलावा नॉन माइनॉरिटीज़ के लिए शादी मुबारक के साथ कल्याण मंडप में, बल्कि जो हिंदुओं के लिए भी है ना, तो मतलब एक कम्युनिटी के लिए नहीं है कि भाई हम अपनी तरफ से बिल्कुल हमारे लिए बोले बोल के। और जो ओल्ड एज पेंशन है ये तमाम के लिए है, जो पहले YS राजशेखर रेड्डी के ज़माने में भी था, आज भी है। और दूसरी बात यह है कि हॉस्पिटल्स के ताल्लुक से अगर मैं ये बोलूँगा, अगर केसीआर साहब जिस वक्त आप गांधी को गए, मुझे ये दिमाग में एक क्लिक करा कि अगर आप केसीआर साहब का अगर मिसाल के तौर पे उनकी कारगुजारी अच्छी है, उनका यानी कि गवर्नेंस अच्छी है और उनके पास जो भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है वो जिम्मेदारी से काम करते हैं, तो आप सरप्राइजिंग लिस्ट, जैसा आप वो सरप्राइजिंग क्या बोलते तो आपकी वो होना था अचानक दौरा, हाँ सरप्राइजिंग विजिट होना था, जिससे क्या बोलते तो ऑफिशियल्स का भी अंदाज़ा होता था, पेशेंट्स का भी अंदाज़ा होता था और क्या मौक़ूफ़ है वहाँ का मालूम होता था। मगर आप बोल के बता के एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल को, तो ये तो कॉमन बात है कि एक चीफ मिनिस्टर आने वाले बोले तो कोई भी वेलकम यानी कि रेड कारपेट के ऊपर वेलकम करते, ये कोई ख़ास बात नहीं हुई। और बरंगल को भी गए तो वैसे ही गए और यहाँ पर भी आए तो गांधी को भी वैसी आए। आप ऐसा लग रहा था देखिए तो जैसा कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, हालांकि गांधी के अंदर मैं करीब से मैं जाके अंदर मुर्दे खाने में मार्चरी में मैं जाके देखा हूँ, मुर्दों की देखे, मैं वहाँ शरीक था 13 दिन। जी मैं हमारे रिश्तेदारों में इंतकाल हो गया था, तो बॉडी लाने गया तो एक की जगह एक दूसरे को बॉडी चल गई और एक ने कई बॉडियों को आइडेंटिफाई भी नहीं हो रही और इतना गैर जिम्मेदारी से वहाँ पर ऑफिशियल्स काम कर रहे थे कि वहाँ पर कोई गंदगी साफ़ सफाई नहीं, यहाँ तक कि वो ट्रेन के बोगियों में भी डेड बॉडियाँ डाल दिए थे सिकंदराबाद के आगे, तो वहाँ से जाके यानी कि उसको कलेक्ट कर लो बोले, तो इंतजाम जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं है। और दूसरी चीज़ आप हालिया में देखे होंगे आपके भाई किंगकोटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 7 आदमियों का इंतकाल हो गया और ये जो है ये गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है। अगर आप मैं बोलूँ तो गवर्नमेंट के खिलाफ बात होती है, लेकिन गवर्नमेंट का काम है कि ये तरीके की जिम्मेदारी को आप पहले, सबसे बड़े ऑक्सीजन खत्म होने से पहले से आपके पास की जिम्मेदारी है कि आप पहले ऑक्सीजन का इंतजाम करें, क्योंकि ज़िंदगी और मौत और हयात के कश्मकश में पेशेंट रहता है। ऐसे सिचुएशन में अगर उसको ऑक्सीजन की अगर सही तरीके से आप फराहम नहीं कर सकते तो आपकी गवर्नमेंट किस काम की और आपके जिम्मेदार जो ऑफिशियल्स है जो हॉस्पिटल के वो किस काम के, जो कि सही तरीके से मैनेज नहीं कर सकते हैं। तो मैं बोलूँगा ये बात। और उसके साथ जो भी आज मौजूदा हालात में जो पड़ोसी मुल्क में जो हमारे पास आंध्र प्रदेश है, पड़ोसी रियासत में 175 MLA है उनके पास, हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा है वो। हम 119 के ऊपर ख़त्म हो रहे, वो 175 पे ख़त्म हो रहे और यहाँ पर 17 MP पे ख़त्म हो रहे तो वह 25 MP पे ख़त्म हो रहे, तो जाहिर सी बात है हमारे मुकाबले में बहुत बड़ा है वो एरिया। उसके बावजूद भी उनके पास आरोग्यश्री को यानी कि कोविड-19 से उसको लिंक कर दिए और जो भी मरने वालों को है वो तमाम चीज़ें केसीआर साहब जानते हैं और केसीआर साहब का काम है कि यहाँ की जो आवाम है इतने तरीके से यानी कि सफ़र हो रही है, इसके लिए इनका काम है कि मदद करना। नहीं, जो कॉर्पोरेट लेवल के जो दवाखाने थे वो दवाखाने जो है सो पैकेज में बात कर रहे थे कि एक दिन में 1 लाख रुपए होना या एक दिन में 65,000 होना या 5,000 होना, कुछ भी व्हाटएवर, तो इस तरीके से बात कर रहे थे। जबकि इसको हुकूमत जो है सो कोविड के जो पेशेंट है डेली जिस तरीके से हो रहे थे, बढ़ रहे थे, तो ऐसे में सूरत हाल जो पैदा हुई तो फ़ौरन हुकूमत ये ऐलान कर दे सकती थी कि भाई आप जो है सो आरोग्यश्री के तहत कर दीजिए, करें
हम इसमें जो है सो लोगों को एक इत्मीनान होता कि मरते को मारे जिंदा शाह मदार का हिसाब हो गया यहाँ पे। तो जी मैं इसके सिलसिले में एक दो मेरे जान पहचान के लोग मेरे पास आके रुजू हुए थे, तो उन लोगों के साथ मैं हॉस्पिटल गया था, तो उनके 6 लाख, किसी के 4 लाख बाकी है और डेड बॉडी नहीं देते बोल के बता रहे थे। तो मैं बोला कि भाई ये क्या तरीका है, तो बताया कि भाई हमारे पास का कानून है, क्योंकि जो भी आप खर्चा करे थे वो 2-3 लाख रुपए खर्चा करे, 6 लाख खर्च करे, जो भी करे वो ख़त्म हो गया। अब रिमेनिंग जो ड्यूज़ है उसको क्लियर करना है तो आप अपनी डेड बॉडी लेके जा सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं बहुत सारे तरीक़े से समझाया, बताया, बोला, और यहाँ तक भी हवाला दिया कि हाई कोर्ट का डायरेक्शन है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, जितने भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं उन लोगों के ऊपर एक आप गवर्नमेंट को ये पास किया गया ऑर्डर। मैं समझता हूँ आज तक वो जियो निकला ही नहीं। जियो नहीं ऑक्सीजन वालों का 4000, वेंटिलेटर वालों को 10,000, ऐसा कुछ बना हुआ है। जो बना हुआ है वो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है, और हाई कोर्ट के डायरेक्शन को बाकायदा गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल को आप बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आप उनको लिमिट फिक्स कर दीजिए, ताकि कोई भी परेशान होने के लिए यानी कि बजाय उसको एक लिमिट रही तो जाहिर सी बात है कि वो पेशेंट्स अपनी सुकून से अपना इलाज करा सके। ना तो प्राइवेट दवाखानों में सही तरीके से इंतज़ाम है, ना तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सही इंतज़ाम है, और मजबूर होकर जो दवाखाने के अंदर जो पेशेंट्स की कैफियत है, उनके जो जिम्मेदारान हैं वो कर्जे कर लेते हुए अपनी ज़िंदगियों को यानी कि दाव पे लगा के अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब करके पैसों के लगाने के बावजूद भी बाज़ लोग अच्छे होकर आ रहे हैं, उसमें कई लोग इंतकाल भी हो जा रहे हैं। और मैं इत्तेफाक की बात है, आप जो बता रहे हैं कि हैदराबाद में 20 शमशान घाटों का यानी कि सर्वे किया था, जिसके पास फुटपाथों पर डेड बॉडीज़ पड़े हुए थे, फुटपाथ पे डेड बॉडीज़ पड़े। तो मैं देखा तो क्या है, पूछने पे मालूम हुआ कि 60 था 70 डेली के यानी कि यहाँ पर डेड बॉडीज़ आ रहे हैं। तो अगर आप देखा जाएगा सर्वे करे तो 14-1500 एक अपने अतराफ़ के एरिया में, तेलंगाना हैदराबाद और सिकंदराबाद के अतराफ़ के एरिया में अब 14-1500 डेड बॉडीज़ दिखते हैं। मगर यहाँ पर अपने गवर्नमेंट के आंकड़ों में ये बताया जा रहा है 22, बिल्कुल 22, 25, 30, यानी कि खाली खुशफहमी का आज लोगों को क्या बोलते हैं एक यानी कि प्याला दिया जा रहा कि आप खुशफहमी में आप अपना प्याला पीजिए, आप अपनी जगह खामोश रहिए। ये हद से ज़्यादा हमारे पास नहीं है। अब बिल्कुल हमारा तेलंगाना अब सेफ़ है, हालांकि तेलंगाना सेफ़ नहीं है। तेलंगाना में बहुत परेशानियाँ हैं और बीमारी बराबर उरूज पे है, और यहाँ के हालात नॉर्मल नहीं है। और यहाँ पर अब आज इलेक्शन नहीं है बोल के यानी कि ऐसा दिख रहा है कि किसी मदद करने के लिए भी कोई गवर्नमेंट की कोई ऑफिशियल और एमएलए और कारपोरेटर कोई भी आगे मदद करने को नहीं है। गुज़िश्ता टाइम पे इलेक्शन के करीब था तो कुछ लोग आगे मदद कर रहे थे, अब तो वो मदद के लिए भी कोई आदमी आगे बढ़ने वाला नहीं है। कई गरीब अफराद ऐसे हैं जिनके फाखे चल रहे हैं। हुकूमत जिस तरीके से लास्ट ईयर जो लॉकडाउन में जिस तरीके से मदद करी थी हुकूमत, इस बार जो है सो अभी तक कोई ऐलान नहीं, ना कोई पैसे से मदद, और बिल्कुल जो है सो गरीब तबका जो रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला है, इन्हों ये बता दिए कि 4 घंटे खुला रहे तो कोई भी उसके ऊपर जो है सो पुलिस की जो ज़्यादती, 10 बजे तक पुलिस सुस्त रहती, खामोश अपनी जगह अपन रहती है। अगर 10 बजे से पहले से जो है सो पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करते हुए रही तो कहीं भी ट्रैफिक रुकती नहीं, आसानी से जो है सो फ्लो हो जाता, 10 बजे के अंदर लोग अपने अपने घरों को पहुंच जाते। मगर पुलिस जो है सो सुस्त रवैया इख्तियार करते हुए ट्रैफिक पुलिस जो है सो उसको सही नहीं करने से ट्रैफिक जैम हो जाती। बाद में जब अपने अपने घरों को वापस होते रहते तो जो आदमी 200 रुपये कमा के घर को लेके जा रहा, 1000 का उसको चालान होता। उसकी मिसाल अहमद पाशा खादरी परसों बताए कि एक हजाम उसके पास बाज़ाब्ता कर्फ्यू पास रहने के बावजूद उसको रोका गया, उसको 1000 रुपये चालान। और पुलिस की ज़्यादती ये देखे कि मुंह से मास्क उतार के फ़ोटो लेते, मास्क उतार के फ़ोटो लेते और उसमें चालान में ये मेंशन कर देते कि मास्क भी नहीं था, मास्क नीचे था बल्कि। तो ये ज़्यादतियाँ जो है सो आप लोग हुकूमत पे दबाव डाल सकते कि भाई जितने भी माइनॉरिटी के हमारे एमएलएज है या जितने भी जिम्मेदारान हैं, ये लोग हुकूमत को जो है सो बोल सकते हैं। और ख़ास तौर से जो गरीब गुरबा जिनके पास अभी खाने को नहीं है, तो 4 घंटे में क्या कमाएंगा साहब, तो वैसे लोगों के लिए क्या जो है सो स्कीमात ला रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं तो एक बात बोलूँगा कि मेरे से करीब रैन सेंटर्स है ना, रैन सेंटर उनके पास मैं इत्तेफाक से ठहर के मैं उसका भी ऑब्जर्वेशन करा। 1 मिनट वो भी बोल देता हूँ। कल हमारे ज़राई ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर जर्नलिस्ट अबू अहमद साहब जो है सो मैं नाम लेना इसलिए मुनासिब समझ रहा हूँ क्योंकि बड़ी अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत प्यारा काम करे कि जो है सो जो उनसे हो सकता वो तो कर दिए, और रहन सेंटर का जो है सो एक न्यूज़ बना के डाले। तो अब आप भी उसी टॉपिक पे आ रहे हैं।
तो रहन सेंटरों के पास जो पहले मुसलमानों के पास सोना या चांदी ऐसे चीज़ें कीमती जेवरात जो है सो कीमती चीज़ें रहते नहीं है, तो भी जो है सो रहन सेंटर्स के हवाले हो जा रहे हैं। तो अब हुकूमत क्या करना चाहिए? मैं देखा रहन सेंटर को, कल एक मुसलमान औरत है, बुरखा पोश है, एक टीवी लेके आई, तकरीबन 32 इंचेस का टीवी है, वो लेके आई, ला के उसको रखे, तो उन्हें बोला नहीं रखता हूँ, नहीं रखता भैया टीवी नहीं, सोना लेके आओ। उन्हें बोल रही कि मेरे पास सोना नहीं है, मेरे पास था तो तुम्हारे पास ये रहन है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक टीवी मैं रोज़ देखती थी, मगर अब मेरे हालात इतनी ख़राब है कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब है और उनको इलाज के वास्ते मेरे को लेके जाने का है, और मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब ये एक ही चीज़ है। अब इसके वास्ते बोल के अगर ये टीवी अगर रख के अगर आप मेरे को पैसे दिए तो मैं इलाज कराऊंगी। तो मैं एक की मिसाल नहीं है, ऐसे 50 मिसाल हैं जो कि मैं आपको बता सकता हूँ, गिना सकता हूँ कि आज मुसलमानों के साथ नॉन माइनॉरिटी के हिंदू भाइयों की भी यही कैफियत है। वो लोग भी इतने परेशान हैं कि कुछ लोगों को माशी हालात से बिल्कुल गए गुजरे, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट कोई मदद नहीं कर रही है। यहाँ की गवर्नमेंट नहीं, अगर दूसरे गवर्नमेंट में जाके देखिए आप, अब दूसरे दिल्ली में केजरीवाल साहब के पास 5-5 हज़ार डिपॉजिट भी हो रहे, राशन भी मिल रहा, तमाम चीज़ें भी मिल रही, और दूसरे जगहों पर भी कई स्टेट में जो गवर्नमेंट सहूलतें फराहम करी है, जिसके मजबूर लोग हैं उनकी मदद कर रही है। जैसा कि आंध्र प्रदेश में भी कई जगह पर ऐसे वाक़यात हुए जिसमें मजबूर लोगों की मदद की जा रही। लेकिन यही हमारा वाहिद तेलंगाना है जिसको कि हम मिसाल के तौर पर गोल्डन तेलंगाना के नाम से हम सुने थे और सुनहरी तेलंगाना बनाने की ख्वाहिश रखते थे, और हम आज सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब रखे हुए हैं, और आइंदा भी हम चाहते हैं कि तेलंगाना सुनहरी तेलंगाना बने, लेकिन जो हमारे खराबियाँ हैं उसको दूर करें ताकि कल आने वाले लोगों को ये खुशियाँ नसीब हो और जो उनके ख्वाब है वो पूरे हो। मेरी ये ख्वाहिश है। तेलंगाना अलग जो बना उसके बाद से जो है सो 7 साल 8 साल होने को आ रहा, आगे भी जो है सो और 2-3 साल जो भी है हुकूमत KCR साहब की हुकूमत रहेंगी, मगर जो हालात अब इस वक्त जो है सो हैदराबाद में या फिर पूरे तेलंगाना में देखिए कि ख़ास तौर से मुफलिस लोग, परेशान हाल लोग, इन लोगों का जो है सो कोई पुरसाने हाल नहीं है, और इनके वास्ते हुकूमत की तरफ से इक़दाम 5 किलो चावल बोलते एक आदमी का है, वो 10 आदमी का है, उसके सराहत नहीं। जियो निकालते, जियो में जो है सो नमाज के वास्ते 4 आदमी होना, या रिलैक्सेशन टाइम के वक्त कितने आदमी मस्जिद को जाना, इसका कोई सराहत नहीं। अब पुलिस जो है सो अपना काम करती। तो अभी हुकूमत जब CM साहब को जो है सो आप क्या वो करेंगे? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि तेलंगाना में जिस वक्त CM साहब माइनॉरिटीज़ जो पार्टी के थे उनके साथ थे, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि माइनॉरिटी के KCR साहब माइनॉरिटी की हमदर्दी में, कमेंट्स आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की हमदर्दी में KCR साहब समझ में आता था। लेकिन इत्तेफाक से जैसा ही क्या बोलते थे, जो हमारी गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जैसा ही गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया, उसके साथ जैसा अलायंस हमारे साथ यानी कि शामिल हो गई, उसके बाद से KCR साहब बिल्कुल ही यानी कि रुख बदल दिया, और जैसा कि 1-2 चेहरे होते हैं ना आदमी के, वैसे 2 चेहरे हो गए, ऐसी बात हो गई। जो पहले हमारे KCR साहब हमारे लोगों के लिए जो मुखलिस थे, आज हमारी अलायंस की जमात के लिए मुखलिस हो गए, और हमारे लिए कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरे ऐसे 20 साल हो गए जो पार्टी में, मैं समझता हूँ आपको कि 100 लोग होंगे जो कि रोज़े अव्वल से तेलंगाना राष्ट्र समिति से वाबस्ता थे, 20 साल अपनी ज़िंदगी गुजार दिए, आज उनको बिल्कुल यानी कि गुमराह लोगों में बिल्कुल जो कि नज़रअंदाज कर दिए, और ऐसा लग रहा है कि वो लोग है या नहीं है। और जितने लोग हैं वो तमाम अपने आस में बैठे हुए, लेकिन ना उनको कुछ हासिल होने वाला है ना उनको कुछ मिलने वाला है। और जितने भी TRS के जितने भी पुराने लोग थे, अब उनको नज़रअंदाज करके नए लोगों को आप अपलिफ्ट कर रहे हैं, और नए लोगों को आप पोजीशन दे रहे हैं, और पुराने लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज करना। और जो भी पोस्ट दिया जा रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी अलायंस जमात के परमिशन के बाद ही मुसलमानों को अपने या हिंदुओं भाइयों को जो को भी देना है, या हमारे अलायंस जमात की परमिशन के बाद ही दिया जा रहा, ऐसा दिख रहा। क्योंकि आप हमारी पार्टी के हैं और हम आपकी पार्टी के हैं, तो आपका काम है कि कौन से लोग पुराने हैं, किसको देना चाहिए, कौन हकदार है, ये तमाम चीज़ें देखना चाहिए, जो क्वालिफाइड है या नहीं है, सलाहियत रखते या नहीं रखते। सलाहियत वाले लोगों का भी वही हाल है, बासलाहियत नहीं है, बेसलाहियत है तो लोगों का भी वही हाल है। हर एक के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तेलंगाना राष्ट्र समिति के जितने भी कैडर के साथ। और जो पुराने लोग जो है वो तो नज़रअंदाज हो गए, नए लोग जो है वो बिल्कुल चमचागिरी कर लेते हुए, जो हमारे महमूद अली साहब माइनॉरिटीज़ के जो है वो उनके पास जो घूम रहे हैं वही है, और महमूद अली साहब किसी का काम करने के नहीं है, और ना उन्होंने किसी का काम आज तक करते हुए मैंने देखा है। बल्कि हर वक्त यही देखा कि जो भी जाके बोलते हैं, हाँ भाई, यहाँ तक कि मेरे परसों एक हमारे दोस्त है उमर साहब, उमर बिन कासिम बोल के, उन्होंने बता रहे थे कि उनके वालिद को दवाखाने को लेके जाने के वास्ते बोल के पास क्या से पूछे तो उनके वालिद के लिए पास को भी मेरे से नहीं हो सकता, आप उमर भाई बोले कहते महमूद अली साहब।
और मैं मजबूर, मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी आप मैनेज कर लीजिए। अरे भाई डॉक्टर को फिजियोथेरापिस्ट को आने का है, वहाँ पर आया तो पकड़ लेंगे, पास तो उसका जो नहीं, मेरे से नहीं हो सकता। एक होम मिनिस्टर होकर अगर पार्टी के इतने पुराने लोगों के साथ अगर ये रवैया रहा तो माइनॉरिटीज़ को आप क्या समझ रहे हैं? होम मिनिस्टर है कि अगर आप पास नहीं दे सकते, आप तो उन लोग तो ये उम्मीद क्या रखेंगे कि जब आप गवर्नमेंट के पोस्ट पर आप उन लोगों को यानी कि फाइज कराएंगे उनको अच्छे पोजीशन पे, जबकि एक मामूली गवर्नमेंट का पोस्ट नहीं दे सकते आप, पास नहीं दे सकते गवर्नमेंट को वक्तिया, जो पुलिस वाले जो पकड़ के जो परेशान कर रहे हैं। उससे ई पास जो है सो ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए क्या है, हर आदमी ऑनलाइन अप्लाई करके जब नहीं मिल रहा, और उनके वालिद की कैफियत कैसी है, घड़ी में कुछ नहीं रही, और उनकी कैफियत उम्र के साथ मजबूर है, और उनके 2 भाइयों के अंदर तो कोविड के पेशेंट है और उनके घर के अंदर इलाज हो रहा है और ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए, और डॉक्टर्स के अंदर आने जाने का मौकूफ चल रहा। ऐसी सिचुएशन में बच्चों को जाने आने का तो पुलिस वाले परेशान कर रहे हैं। इसलिए वो एक पार्टी का पुराना आदमी होने के बाद, पार्टी का पुराना होने की हैसियत से उन्हें अपने तरफ से महमूद अली साहब को, जबकि रात दिन महमूद अली साहब उनको लेके फिरते थे, रात दिन जब तेलंगाना आने से पहले रात दिन उन्होंने अपने नाक के बाल की तरह रहते थे। आज उन्हीं का ये हशर है तो दूसरों का क्या हाल होगा बोलिए। ऐसा मौकूफ चल रहा है आजकल हमारी पार्टी में। कुछ कमेंट्स है तो कमेंट्स। क्या नाम बोलिए? शेख अलीम साहब हमारे जिद्दा से इंटरनेशनल करस्पॉन्डेंट है। और कुछ? और रफ़ी मोहम्मद भाई, शुक्रिया हो रहे हैं आपका जी। रफ़ी मोहम्मद साहब कहाँ से है, कुछ है? रफ़ी मोहम्मद जी। और एक है हमारे शेख इमरान, ये कहाँ? भाई आप कौन से पार्टी से हो? भाई सबसे पहली बात, खमर भाई जो है सो टीआरएस पार्टी फाउंडर मेंबर्स में से है। ये समझ लीजिए कि जब टीआरएस वजूद में आई, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, तो मुस्लिम कैडर में पहले शख्स है, और इनके बाद दूसरे तमाम हजरात आज जो बड़े बड़े पोस्टों पे है या जो भी है व्हाटएवर, तो वो सब हजरात जो है सो आप ही के ज़ेरे असर थे। जब झंडा लेके शुरू हुए तो उस टाइम पे जो है सो ये सब लोग, क्या बराबर बोल रहे हो ना खबर भाई? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और एक बात बता रहा हूँ, जिस वक्त ये इंडो, आप उनका नाम लीजिए, इमरान, शेख इमरान साहब। अच्छा, जो है शेख इमरान साहब जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंडो अरब कैंसर हॉस्पिटल है ना, उसके पीछे हमारे केसीआर साहब का मकान था, जो 2001 में जिस वक्त हम लोगों का जाना आना था, तो हम लोग 50 मरतबा उनके डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाए, और केसीआर साहब हमारे को बुला के बैठ के मीटिंग्स करते थे और इतनी अच्छी बात करते थे, उन्हें हाथ से खाना डाल के खिलाते थे। तो आज मेरे को ऐसा दिखता है कि वो केसीआर साहब है या कोई दूसरे केसीआर साहब है। जब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस तरीके से अगर मिसाल के तौर पर तब्दीली आ जाती है, जिम्मेदारियां बढ़ने से जिम्मेदारी बढ़ गई, तो कोई पुराने लोगों को बुला के जनरल बॉडी मीटिंग काट कर सकते हैं। जो पार्टी का कैडर है, जो आपके साथ वफादारी के साथ इतने साल आपकी जंग में रहा, जो तेलंगाना की जंग में, जो आप लास्ट कब मुलाकात करे थे उनसे? एक 2 साल पहले जी। उसके बाद से कभी भी मिलने, जब कभी भी हम जाके मिलना चाहते तो महमूद अली साहब बोलते कि मैं नहीं मिल सकता, मैं नहीं मिला सकता, मेरे को मौका नहीं मिल रहा, मैं क्या मिलूँ। तो मैं ये बात सुन के क्या करा, विनोद साहब के पास गया, हमारे विनोद कुमार साहब एमपी जो थे ना, उनके पास गया, जाके महमूद अली साहब के ताल्लुक से अब ऐसा बोल रहे हैं आपके, तो मेरे को क्या बोला उन्होंने, नहीं सॉरी भाई, क्योंकि अब ही इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर माइनॉरिटीज़। कौन? महमूद अली साहब। यानी कि प्लीज़ अप्रोच बिफोर हिम बिकॉज आई एम अनेबल टू यानी कि टेक एनी डिसीजन अबाउट द माइनॉरिटीज़ वन। तो मतलब ऐसा दिख रहा कि माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से कोई डिसीजन लेने वाले नहीं है। जो भी डिसीजन लेने वाले महमूद अली साहब है, और महमूद अली साहब हर एक को खाली टहला दे के भेजा देने का मतलब है। तो इसका ये मतलब हुआ कि इन्होंने मैसेज महमूद केसीआर साहब को पास नहीं करते होंगे, या महमूद अली साहब को जो इंस्ट्रक्शन होंगे उसको उसकी हद तक ही उन्होंने अपनी जगह कायम है, उसकी वजह से आज माइनॉरिटीज़ का ये हाल है। नहीं, आज इलेक्ट्रॉनिक दौर है, आप ट्वीट कर सकते हैं कि KT रामाराव साहब को। खैर ये तो आप लोगों का ज़ाती मसला है। और कुछ है? हमारे कभी से आया है कि भाई जिस तरह से हमारे साथ जो भी आवाज़ उठा रहे हैं जी मुसलमानों के लिए, तो उसी तरह से जो मस्जिद का मसला उठाए उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार है। उसी तरह से जो है जो शादी मुबारक के जो चेक्स रुक गए उसके बारे में क्या ख्याल है? देखिए, क्या नाम है भाई का? भाई का जो था सैयद अली, अच्छा नहीं सैयद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन साहब कहाँ से? कुछ है भाई? आप लोग जो है सो साथ में हैदराबाद से, तेलंगाना से है, कहाँ से डिस्ट्रिक्ट का या फिर अब्रॉड से है, ये जो है सो मेंशन करिए, मेहरबानी होंगी। क्या नाम? सैयद सादिक हुसैन, जाकिर हुसैन साहब का सवाल है कि माइनॉरिटीज़ के जो चेक रुके हुए हैं उसके बारे में जो है सो कुछ बताइए। माइनॉरिटीज़ के चेक जाकिर हुसैन साहब, खासतौर से शादी मुबारक के जो अपने जाकिर हुसैन साहब आपने जो सवाल किया वो बात एक हद तक वजह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि यहाँ पर हमारे पास पार्टी में ये बात बोली जा रही है कि हमारे पास फंड्स नहीं है।
अब जब फंड्स आएंगे तो हम तमाम जो भी है तो फंड्स जो है सो सेक्रेटरीट तोड़ के बनाने के वास्ते है, कोविड के लिए कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए नहीं था। तो ये जो फंड्स जो है ये मखसूस जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो फंड्स आने के बाद नए बजट में आएंगे तो देंगे, जो पुराना बजट था वो लैप्स हो गया। हाँ। अब ऐसी बात है, मगर अब जो लोग समझते हैं, जो विजन रखते हैं उन्हें समझ सकते हैं कि भाई ये मार्च गया खत्म, तो ये मार्च गया तो ख़त्म, अब नया बजट आएगा तो जब देंगे। तो जो पहले का जो बजट था वो लैप्स हो गया, उसमें जितने दिए कितने दिए वो तमाम चीज़ें RTI में डाले तो मालूम होता, एक बात समझ। और दूसरी बात, अब जो नया बजट आएगा उसमें देंगे, देने के लिए एक मखसूस हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से जो भी माइनॉरिटी पर के जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन रहेंगे या अभी फिलहाल तो चेयरमैन नहीं है, जब कभी भी रहेंगे उनको ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि हम जितना फंड रिलीज़ करेंगे उसके अंदर ही आप जो भी देना दे लेना, और जो टाइम है वो टाइम के अंदर आप कंप्लीट करना 1 साल पूरा। उसके बाद जब कभी भी बाजार माँ बाप की जो अमाउंट रहेगा उसको लाभ हो जाएगा, उसको कौन पूछने वाले। और कोई हमारे पास की पार्टी के लोगों में तो कोई आवाज़ उठाने वाला भी नहीं है। ऐसा सिचुएशन हमारी पार्टी का चल रहा है अपना, ये बात मैं बोलूँगा, और इसके लिए कोशिश करेंगे और आवाज़ उठाएंगे इसके मामले में। सवाल है कि भाई टीआरएस पार्टी तो पहले की जैसे नहीं रही, अभी कुछ जो है सो बीजेपी के काम कर रहे हैं, आप लोग टीआरएस पार्टी में क्या नयापन लेके कि जिससे कि सबके साथ इंसाफ हो सके। नाम क्या है? सैयद साबिर साहब का सवाल है खमर भाई कि टीआरएस पार्टी बीजेपी के बराबर होते जा रही है आहिस्ता आहिस्ता, तो अब आप लोगों को भी दरकिनार कर दिए, तो अब ऐसे में जो है सो जो लोग हैं वो लोग कैसा जो है सो टीआरएस को वापस अपनी ट्रैक पर लेके आएंगे? इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये बोलूँगा मैं कि आज हमारे पास इत्तेफाक और इत्तेहाद का फुकदान है, और हमारे पास इत्तेफाक रहा तो हम तमाम एक आवाज़ बन के हमारे अपने डिमांड्स को बराबर से साहब KCR साहब के पास रख के हम अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ये हो रहा कि हर आदमी अपने मफाद को हासिल करने के लिए अपने ज़ाती मफादात के पीछे तन्हा जंग लड़ रहा उन्हें अपने मकसद के लिए, और उन्हें सबको लेके चला नहीं जा रहा। हर मामले में ऐसा है, मैं कुछ बोला तो मेरा पोस्ट नहीं मिलेगा, मैं कुछ बोला तो मेरा फायदा नहीं होगा, ये समझते हुए मिसाल आप खुद है। आप बोलने से आपको नहीं, मेरे को चाहिए भी नहीं, मैं मेरे ताल्लुक से मैं उतना मैं अपने लालची नहीं हूँ और मैं उतना फिक्रमंद भी नहीं हूँ कि मेरे को पोस्ट नहीं मिला। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हालत में हूँ मैं अब अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लायक हूँ और किसी का मोहताज नहीं हूँ, किसी के सामने ज़रूरी नहीं है। अगर दिए नहीं दिए कोई बात नहीं, मगर दूसरे जो लोग हैं उसमें हमारे ज़हूर साहब बोल के हैं, ज़हूरुद्दीन यूसुफी बोल, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा एक पूरा चला ये हो गया, और यहाँ तक कि वो अब करीब बीमार हो गए, कई ज़माने से बीमार है और हालत बुरी है, और उनके लिए ना तो दवाइयों को पैसों की मदद कोई देने वाला है, ना उनके इलाज को कोई देखने वाला है, और पूरा ज़िंदगी का हिस्सा गुजार दिया और आखिरी यानी कि ज़िंदगी की उसमें है, ये हालात है और कोई देखने वाला भी नहीं। और इसके ताल्लुक से जानते हैं महमूद अली साहब, मगर उसके बावजूद भी कोई किसी की मदद करने वाला नहीं। ऐसा मौक़िफ़ अब हमारी पार्टी के लोगों का चल रहा है। और एक साहब है अब्दुल अलखम साहब, उनका सवाल ये है कि भाई जो मस्जिद के इमामों को जो तनख्वाह के बारे में बोले थे, 14 महीने से मक्का मस्जिद के इमाम साहब को तनख्वाह नहीं मिली है, और 5-6 महीने से या कई महीनों से इमामों को भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसके बारे में क्या नाम? अब्दुल अलखम साहब। अब्दुल अरकम साहब बहुत ज़बरदस्त सवाल करें आप, बहुत अच्छा, क्योंकि हम जिद्दा से है आप, जहाँ से भी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही सवाल है, चाहे वो मक्का मस्जिद के इमाम साहब हो, क्योंकि हमारे पास हमारे माशरे में ये लोग जो है सो हमारे बहुत बड़े सर के ताज है, लेकिन इनके खाने पीने के बारे में, इनके अखराजात के बारे में कोई भी नहीं सोचता। हुकूमत तेलंगाना ये बात सोची कि चलो भाई इनको देंगे, बल्कि एक आस बना के छोड़ दिए, और अभी तक जो है सो उन लोगों को कोई रकम जो है सो पिछले कई दिनों से 4-6 महीने, जैसे मक्का मस्जिद के इमाम साहब की 14 महीने से नहीं है, तो ये जो है सो मामूल चल रहा है। इसका जो है सो बजट का फुकदान बता दे रहे हैं। अब ये खमर भाई इसके ताल्लुक से मैं एक बात बोलूँगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का जो चेयरमैन है, और चेयरमैन के लिए क्या है, वक्फ मैनुअल में चेयरमैन के कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, और कोई आदमी की बासलाहियत आदमी होना, कानूनदा होना, समझने वाला होना, और इतना बड़ा इदारा है वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए एक परमानेंट तरीके से जो बोर्ड मेंबर्स हैं, वो पूरे कैसे लोग बोर्ड मेंबर्स बैठे हुए हैं जो इससे पहले वो लोग ब्लैक लिस्टेड हो गए थे, आज वही लोग क्या बोलते हैं बोर्ड मेंबर्स बने हुए। और चेयरमैन साहब का ये काम है कि जितने भी इमाम जो भी है, मौज़न जो भी है, तमाम के ताल्लुक से आपके पास रहना, और ये जो भी है इंतजाम करने के लिए जो अपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये तमाम लोग इसके ऊपर यानी कि काम करने के लिए ये इख्तियार देना कौन,
ये चीफ जाके चेयरमैन साहब जाना, चीफ मिनिस्टर साहब को बोलना और ये तमाम बजट को रिलीज़ कराना, ये करना, मगर ये ऑफिशियली ये काम करने की ना इनमें सलाहियत है, ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इनको बोलता है, ना इन्हों जाके वहाँ पर आगे नुमाइंदगी करते हैं। उसी का नतीजा है। और दूसरी चीज़ ये है कि माइनॉरिटीज़ को छठी उंगली की हैसियत से आप यहाँ पर गवर्नमेंट इसको ट्रीट कर रही है। गवर्नमेंट छठी उंगली यानी अंगुष्ठ हस्तम अंगूर से हस्तम की हैसियत से ट्रीट कर रही, इसलिए कि आप आज तक तारीख में कभी मिसाल के वक्फ बोर्ड को लॉक नहीं किया गया था, लेकिन आज वक्फ बोर्ड को भी आप देखे होंगे कि भाई 70 साल की ज़िंदगी में वक्फ बोर्ड कभी लॉक नहीं हुआ, 2 महीने लॉक रहा। और उसके ताल्लुक यहाँ तक के कि चेयरमैन अंदर जा नहीं सकते थे, ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जा सकते थे। आरडीओ, एमआरओ और कलेक्टर तमाम अंदर फाइल चेक कर रहे थे और उसके ताल्लुक से कोई पूछने की हिम्मत नहीं करा, और आज तक वो क्या हुआ कोई जानता नहीं है। तो अगर ऐसा माहौल रहेगा तो जाहिर सी बात है कि औकाफ के जायदादों में मुसलमानों की जो जायदाद हैं उसकी हिफाजत, उसका तहफ़्फ़ुज़, ये तमाम चीज़ों से तो बिल्कुल मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं देखने में। बहुत बहुत शुक्रिया क़मर भाई, काफ़ी मालूमाती रहा। और अभी आपका हिसाब ऐसा है कि एक ज़िद्दी बच्चे का हिसाब है जो बिल्कुल या तो बदलो या हम बदलेंगे का हिसाब जो है सो आपके जहन में है। खैर, अल्लाह आपको कामयाब करे। हम हमेशा आपको जो है सो वेलकम करेंगे। फिर आप ऐसा हमारे को मौका दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़िद्दी बच्चा नहीं हूँ, बल्कि मैं ज़िद के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, मैं हक़ की आवाज़ की बात कर रहा हूँ। और जो हक़ की बात है वो हक़ के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। और जो मेरे जायज़ जो मेरे सवालात हैं उसको आप अमल करिए। बस हमारे को दोबारा कुछ बोलने की गुंजाइश ही नहीं देंगे हमारे को। अब यही हमारा मकसद है, हमारा इंटेंशन ही ये है कि जो आवाज़ हम उठा रहे हैं वो हक़ की आवाज़ है, और हक़ की आवाज़ को आप लोग उसको अमली जामा पहनाइए ताकि लोगों को कुछ फ़ायदा हो और लोगों की परेशानी दूर हो, उससे हट के कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे मोहम्मद अब्दुल हक ख़मर साहब, ख़मर भाई। तो टीआरएस से अभी भी है और हमेशा रहेंगे, ये इनका जो है सो सोच है। और फाउंडर मेंबर्स में से है टीआरएस के। तो मैं अहमद मुश्तबा खादरी, कैमरामैन सैयद उमर के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जो है सो सेहत तंदुरुस्ती के साथ रहेंगे। ये आप जो है सो यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश माहौल है, इसीलिए हम जो है सो मास्क नहीं लगाए। एक दूसरे से जो है सो काफ़ी दूर दूर भी है। कैमरे में आपको करीब दिख रहा हूँ मगर काफ़ी दूर है। और आप लोगों से गुजारिश है कि कोरोना से जो है सो दूर मत रहिए। और रहन सेंटरों के पास जो भी ख़वातीन दिख रहे हैं उनकी जो मदद हो सकती करिए। ये बहुत हमारा अवलीन फरीज़ा है। देखिए नाजरीन, पहले ही मुसलमानों के पास जो है सो कोई किसी किस्म के ना ज़ाती जायदादा हैं, क्योंकि किराएदार हजरात अपने मकानदारों को जो है सो किराया देने के लिए परेशान हैं। तो इसके लिए जो है सो रहन सेंटर्स जाके वहाँ पे जो है सो अपने पास जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको रखा के वो कर रहे हैं। इसमें राजस्थानी लोग जो है सो रहन सेंटर चलाते। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उनकी जो मदद हो सकती है आप लोग जो है सो देखिए, देख के मदद करने की कोशिश करिए। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त, आपका भाई सैयद अहमद मुश्तबा मोहिउद्दीन खादरी, अपने माविन सैयद उमर के साथ। सलाम अलैकुम।